तो बच्चों कैसे हो आप सभी बच्चों। क्लास 12 एनसीईआरटी में के कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे एग्जाम्पल के, जिसमें हम 10 क्वेश्चन ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक हम पहले कर चुके हैं। आज की डेट में हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चन यानी कि टोटल 10 क्वेश्चन के बारे में आज फिर हम डिस्कशन करेंगे आगे। तो इसी सीरीज का आज का पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है जरा ध्यान से समझिएगा। इन द कंपैरिजन टू 0.01 m सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज का एक सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन 0.01 m है। द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे और कंपैरिजन कर किस तरह है 0.01 mgCl2 से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, चार ऑप्शन दिए, हिंदी में देख लेते हैं कि 0.01 ग्लूकोज का एक विलयन है, इसकी तुलना हम 0.01 mgCl2 से कर रहे हैं। तो बोला गया है कि हिमांक में अवनमन कितना होगा, ये क्या होगा। तो उसके लिए जरा ध्यान से समझिएगा पहले। ठीक है, हमारे पास एक सोल्यूशन है ग्लूकोज का। ठीक है, ग्लूकोज आयनिक कंपाउंड तो है नहीं। ठीक है, ग्लूकोज जो है आयनिक कंपाउंड नहीं है, तो मतलब ये आयनाइज नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें MgCl2 की बात करें तो MgCl2 जो है वो हमारा कन्वर्ट होता है Mg2+ में और 2Cl- में, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है तो ये आयंस बनाएगा। जब ये आयंस बनाएगा तो Mg2+ में एक आयन बनेगा और Cl- में हमारे पास दो आयन बन रहे हैं। अगर टोटल बात करें हमारे पास 3 आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर 3 आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसका मतलब जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो भी लगभग कितने गुना हो जाएगा, वो भी लगभग यानी अप्रॉक्स हमारा 3 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका भी करेक्ट कौन सा होगा, थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि देखो एन अनराइप मैंगो, यानी कि एक कच्चा आम है, इज प्लेस्ड टू ए कंसंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन, इसको एक कंसंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन में रखा गया है। टू प्रिपेयर पिकल, यानी कि अचार बनने के लिए रखा गया है। सिवल्स, यानी कि जो कच्चा आम है वो सिकुड़ गया है, क्यों, रीजन क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है। हिंदी में एक बार देख लेते हैं क्या है। अचार बनने के लिए कच्चे आम को नमक के सांद्र विलयन में रखा गया है और सिकुड़ जाता है। ठीक है, यानी कि कच्चा आम है उसको अचार बनाना है हमें और उसको हमें नमक के सौंदर्य विलयन में रखा है। तो होगा क्या, देखो मान लेते हैं कि ये हमारा जो है वो कच्चा आम है और ये हमारे पास एक सॉल्ट सॉल्यूशन है जो कि कंसंट्रेटेड है। ठीक है, ये कंसंट्रेटेड है। और एक बात को ध्यान से समझिएगा, पहले ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन में बोला गया कि गेन्स वाटर, वाटर को गेन कर रहा है ऑस्मोसिस की वजह से। ठीक है, वाटर लूज कर रहा है रिवर्स ऑस्मोसिस की वजह से, फिर वाटर गेन कर रहा है रिवर्स ऑस्मोसिस की वजह से, वाटर लूज कर रहा है ऑस्मोसिस की वजह से। अगर हम चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो देखो ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस की बात हो रही है, तो इसका मतलब ए अगर हमारा कच्चा आम है तो ए के पार्टिकल हमारे सॉल्ट की तरफ जाएंगे, यानी कि ए में जो सोल्यूशन होगा यानी कि जो सॉल्वेंट होगा वो हमारा सॉल्ट की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ए में हमारी कंसंट्रेशन लो है और सॉल्ट में हमारी जो कंसंट्रेशन है वो हाई है। यानी कि ऑस्मोसिस क्या करता है, ऑस्मोसिस में लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। भाई देखो आपसे बोला गया ना ये सिकुड़ रहा है यानी कि स्ट्रेबल हो रहा है। और अचार कब सिकुड़ेगा, जब उसके अंदर का वाटर कंटेंट निकल जाए, वाटर कंटेंट निकल जाए। तो वाटर कंटेंट निकल जाए इसका मतलब यहाँ से ए से सॉल्ट की तरफ जा रहा है, तो इस प्रोसेस को तो बेटा हम बोलते हैं ना ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस हमारी क्या होती है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, यानी कि लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट के पार्टिकल का मूव करने के प्रोसीजर को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बेटा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। यानी कि परासरण के द्वारा ये अपने जल को खोता है और इस वजह से ये श्रिवल हो जाता है यानी कि सिकुड़ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखो 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, एट ए गिवन टेम्परेचर, एक टेम्परेचर कोई भी है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, और मतलब किसी भी सब्सटेंस के कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उस पे क्या चेंज होगा। चार ऑप्शन दिए हैं, दिए गए ताप पर सांद्र विलयन के परासरण दाब की तुलना। ठीक है, देखो परासरण दाब इज हायर than that of dilute solution, lower than that of dilute solution, same at the dilute solution, cannot compared
विद ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखो फॉर्मूला आपने सब में पढ़ा है, पाई इक्वल टू सी आर टी, फॉर्मूला पढ़ा है फॉर्मूला। देखो यहाँ पर पाई हमारा क्या है, पाई हमारा है ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई हमारा क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर है, और सी हमारी क्या है, सी हमारी कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पर। तो आपने एक बात पढ़ी है कि जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज्यादा है, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो अगर जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ही ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। इसका मतलब यहाँ पर बोला गया है कि कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है और ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की ऑस्मोटिक प्रेशर डाइल्यूट सोल्यूशन से हमेशा ज्यादा ही होती है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर ए सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अगर हम देखें, ठीक है, फॉर्मूला तो यही कहता है ना, पाई इक्वल टू सी आर टी, मतलब जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, उतना ही ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन से स्टेटमेंट हमारा गलत है। मतलब हमारे पास 4 स्टेटमेंट हैं और उन चारों स्टेटमेंट को हमें पढ़ना है और फिर हमें बताना है कौन से स्टेटमेंट हमारा गलत है। देखिए, 2 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ सुक्रोज, यानी कि सुक्रोज के 2 डिफरेंट सॉल्यूशन हैं, डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ सुक्रोज ऑफ सेम मोलैरिटी, यानी कि मोलैरिटी हमारी सेम है, प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट सॉल्वेंट, अलग अलग सॉल्वेंट में रखे गए हैं, विल हैव द सेम डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट सेम होगा। मतलब अगर हिंदी में देखें, 2 भिन्न विलायक बनाए गए हैं लेकिन उनकी मोललता जो है हमारी समान है। 2 सुक्रेज विलेनों के हिमांक में अवनमन भी क्या होंगे, समान होंगे, ऐसी बात इन्होंने बोली है। पहला ऑप्शन ये कहा है। दूसरा ऑप्शन ये कहा है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन बाय द इक्वेशन पाई इक्वल टू सीआरटी, जहां सी इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ द कंसंट्रेशन, यानी कि विलेन के परासरण दाब को पाई इक्वल टू सीआरटी से लिखा जाता है, जहां सी हमारी उस विलेन की मोलरता होती है। दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। तीसरा देखो, decreasing order of the osmotic pressure of 0 for 0.1 m aqueous solution of barium chloride, potassium chloride, acetic acid and sucrose, ये ऑर्डर फॉलो करना चाहिए, ठीक है। उन्होंने भी यहाँ पे ये बोला गया है कि 0.101 m बेरियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, एसिटिक अम्ल है और सुक्रोज है, उसके विलेन के परासरण दाब का घटता हुआ क्रम आपका ये है, ठीक है। और देखो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे क्या कह रहा है, एक मिनट, फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। ये तो सही लग रहा है, ये भी सही है। राउल्ट के नियम के अनुसार विलेन के किसी भी वाष्पशील घटक का वाष्प दाब उसके मोल प्रभार के समानुपाती होता है, मतलब चौथा तो सही है, ठीक है, चौथा ऑप्शन सही है। अब देखो इन तीनों ऑप्शन में एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन की तरफ देखेंगे, देखो BaCl2, KCl, CH3COO, सुक्रोज, तो इसका मतलब इसके ऑस्मोटिक प्रेशर की कंडीशन सही लिखी है। क्यों सही लिखी, क्योंकि BaCl2 हमारा 3 आयन बनाएगा, KCl हमारा मतलब आपका आयनिक है, ठीक है, तो 2 बनाएगा, CH3COOH हमारा 2 बनाएगा, सुक्रोज हमारा कोई नहीं बनाएगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर तो हमारा बिल्कुल सही दिया हुआ, मतलब थर्ड भी सही है। सेकंड बोला गया है ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई इक्वल टू सीआरटी से लिखते हैं, बिल्कुल सही बात है। सी हमारी मोलरता होती है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड भी सही है। और बोला गया है कौन सा गलत ऑप्शन है, जिसका मतलब ये पहला वाला ही गलत होगा। अब क्यों गलत होगा, देखो जरा इसको समझ लेते हैं। कोई भी 2 डिफरेंट सोल्यूशन है, ठीक है, सुक्रोज के, और मोलैरिटी सेम है, ऑफ डिफरेंट सॉल्वेंट, सेम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो देखो सॉल्वेंट के नेचर पर भी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है, ठीक है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इसके नेचर पर भी डिपेंड करता है। तो इसका मतलब अगर 2 डिफरेंट सॉल्वेंट हैं तो इसका मतलब यहाँ पे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट भी डिफरेंट ही होगा, ठीक है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, बोला गया है द वैल्यूज ऑफ बैंड फैक्टर ऑफ KCl, NaCl एंड K2SO4 रिस्पेक्टिवली आर। देखो अगर हम KCl की बात करें तो यहाँ पर 2 आयंस का फॉर्मेशन होगा, यानी कि अगर इसकी बात करें तो देखो कैसे बनेंगे, एक आयन हमारे पास बनेगा K+ और एक आयन बनेगा हमारे पास Cl-, मतलब 2 आयन बनेंगे। और अगर हमारे पास NaCl की बात करेंगे तो एक हमारे पास बनेगा Na+
और एक बनेगा Cl माइनस, इसमें भी आपकी 2 आयन बनेंगे और एक सोल्यूशन हमारे पास है K2SO4, तो यहाँ पर आपका बनेगा 2K प्लस और एक बनेगा SO4 2 माइनस, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 आयन बनेंगे। तो वेंट ऑफ फैक्टर का ऑर्डर बताना है, वेंट ऑफ फैक्टर का ऑर्डर बताना है तो 2 2 एंड 3 ऑर्डर बनेगा, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही हो जाएगा, 2 2 3 वाला सेकंड नंबर इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? ठीक है, तो ये भी एक करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है। Which of the following statement is false? कौन से स्टेटमेंट आपका गलत है ये आपको बताना है। ठीक है, और पहली बात यहाँ पर बोली गई है क्या, यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेम, क्योंकि दोनों ही प्रेशर ही हैं तो वैल्यू यहाँ पर क्या है, सेम ही होंगी, तो ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, in reverse osmosis solvent molecule move from semi permeable membrane from a region of lower concentration to a region of higher concentration। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस की बात कर रहा है। देखो रिवर्स ऑस्मोसिस यानी कि प्रतिलोम परासरण की बात कर रहा है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या कहता है, रिवर्स ऑस्मोसिस में यहां पर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है पार्टिकल का। ठीक है, अगर हम बात करें केवल और केवल लोअर से हायर की बात करें तो ये कहानी हमारी होती है ऑस्मोसिस की कहानी होती है, और अगर हम रिवर्स ऑस्मोसिस की बात करेंगे तो हायर टू लोअर होगा, या और यहाँ पे लोअर से हायर बोला, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सेकंड नंबर ऑप्शन आपका गलत होगा। द वैल्यूज ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कि मोलर अवनमन स्थिरांक का मान विलायक के प्रकृति पर निर्भर करता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमारी डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी, बिल्कुल डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी है। कैसे डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी है, देखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर्मूला होता है PS P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू एक्स सोल्यूट, ये इसका फॉर्मूला होता है। और जो देखो जो एक्स होता है मोल फ्रैक्शन, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, इसकी कोई यूनिट इकाई नहीं होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि आपकी डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी है। और दूसरी बात, ये भी प्रेशर, ये भी प्रेशर, ये भी सारे के सारे प्रेशर ही है, तो इसमें कोई डायमेंशन नहीं होगा, इसका मतलब ये भी सही हो जाएगा। और पहला वाले भी ऑप्शन हमने सही बताया था, इसका मतलब गलत बताना था कौन सा होगा, तो गलत ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, बी नंबर ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 17 क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH। ठीक है, KH की वैल्यू आपको बतानी है, यानी कि हेनरी स्थिरांक KH का मान क्या होगा। इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर KH की वैल्यू बढ़ेगी। दूसरा है डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर, सॉरी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर बढ़ाने पर KH की वैल्यू कम होगी। और बोला गया रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि टेम्परेचर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फर्स्ट डिक्रीज इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, यानी पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो पहली बात आपको एक बात समझनी है, यहाँ पर देखो यहाँ पर हमने 4 रूल लिखे हैं, 4 फॉर्मूले लिखे हैं। इन 4 स्टेटमेंट को आप याद रखेंगे, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पहला, KH आपका सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी विलेयता उतनी ही कम होगी। पहला ऑप्शन, पहला मतलब स्टेटमेंट आपको ये दिमाग में रखना है। दूसरा, KS प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर KS का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर कम करने पर KS की वैल्यू भी कम होगी। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे ठीक है और वो सॉल्युबिलिटी में चेंज होगा, और सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी कि जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतने सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। क्लियर हो गया ना, ये 4 ऑप्शन है। तो देखो ये यहाँ पर अगर हम बात करें इंक्रीजेस विद इंक्रीज द टेम्परेचर, यानी कि जितना भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे, देखो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यही कह रहा है, जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे KH की वैल्यू भी उतनी ही बढ़ेगी, यानी कि ताप बढ़ाने पर जो है KH का मान भी बढ़ता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये 4 स्टेटमेंट आपके दिमाग में रखने हैं। ठीक है, और आपको पता है हेनरी लॉ क्या होता है, P इक्वल टू होता है KH इंटू एक्स, ये आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, पढ़ाई नहीं पढ़ा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH इज, देखो फिर से हेनरी कांस्टेंट के बेसिस में क्वेश्चन है। हेनरी नियतांक KH का मान बोला गया ग्रेटर फॉर गैसेस विद हायर सॉल्युबिलिटी, हायर सॉल्युबिलिटी वाली गैसेस के लिए KH की वैल्यू भी ग्रेटर होगी।
ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर आपको देखो बोली गई है क्या, ग्रेटर फॉर गैसेस विद लोअर सॉल्बिलिटी, जिनकी सॉल्बिलिटी कम होती है उनके लिए केएस की वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन कांस्टेंट फॉर ऑल गैसेस, सभी गैसेस के लिए केएस का मान कांस्टेंट होता है। चौथा ऑप्शन बोला नॉट रिलेटेड टू सॉल्बिलिटी ऑफ द गैसेस, यानी कि सॉल्बिलिटी मतलब गैसेस की सॉल्बिलिटी पर कोई डिपेंड नहीं करता है। तो देखो अभी हमने आपको 4 स्टेटमेंट दिए थे ना, उन्हीं 4 स्टेटमेंट में एक चीज हमने बताई थी कि जो केएस की वैल्यू होती है वो सोलबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि किसी भी गैस की किसी भी लिक्विड में सोलबिलिटी जितनी ज्यादा होगी केएस की वैल्यू उतनी ही कम होगी। इसका मतलब क्या हो गया, अगर सोलबिलिटी कम है तो इसका मतलब केएस का मान ज्यादा होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका सेकंड नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यानी कि जिन गैसों की विलेयता कम होती है उन गैसों के लिए केएस का मान क्या होता है, अधिक होता है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है, क्या कह रहा है जरा ध्यान से समझिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग, कंसीडर द फिगर 2.1 एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि चित्र 2.1 को देखिए और सही विकल्प को चुनिए। अब सही विकल्प क्या है, एक बार जरा हम सारे के सारे ऑप्शन को देखते हैं। पहली बात देखो यहाँ पर अगर फिगर को समझें तो देखो एक पूरा का पूरा बीकर है जिसमें ए नाम से एक फ्रेश वाटर रखा गया है और बी नाम से हमारा कंसंट्रेशन सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन रखा हुआ है, इसको बी नाम दिया गया है। ये यहाँ पर बी है और ये यहाँ पर ए है। और यहाँ पर देखो एक पिस्टन लगाया गया है, पिस्टन ए है, और यहाँ पर देखो पिस्टन लगाया गया, इसको पिस्टन बी है। और ये हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहाँ पे लगी है, 8 pm है, इसको SPM पढ़ो, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। और अगर वही बात हिंदी में करें, देखो पिस्टन ए लगा हुआ है और पिस्टन ए के अंदर जो यहाँ पर चैम्बर नंबर ए है वहां पर आपका प्योर सॉल्वेंट भरा हुआ है, और जो पिस्टन बी लगा हुआ है उसमें सोडियम क्लोराइड का जल में विलेन भरा हुआ है, यानी कि यहाँ पर सोल्यूशन भरा हुआ है, लेकिन ये हाई कंसंट्रेशन है, इसको पिस्टन नंबर बी नाम दिया गया है। ठीक है। अब ऑप्शन की तरफ थोड़ा देखो, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है और फिर आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। वाटर विल मूव फ्रॉम साइड ए टू बी, यानी कि वाटर हमारा साइड ए से बी की तरफ बढ़ेगा। पहले ऑप्शन की बात कर रहे हैं। इफ प्रेशर लोअर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई टू पिस्टन बी, यानी कि पिस्टन बी पर अगर हम पिस्टन बी पर लोअर ऑस्मोटिक मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर से कम प्रेशर अगर इसमें लगाएंगे हम, तो कंटेंट ए से बी की तरफ जाएगा, तो सॉल्वेंट ए से बी की तरफ जाएगा। हिंदी में भी देखो, यदि पिस्टन बी पर परासर दाब से कम दाब लगाया जाए, मतलब अगर कंडीशन समझिएगा, अगर हम यदि पिस्टन बी पर ऑस्मोटिक प्रेशर से कम प्रेशर लगाए, मतलब प्रेशर लगाना है लेकिन कम, तो ए से बी की तरफ जाएगा। तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, देखो पिस्टन बी पर प्रेशर लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है। पिस्टन बी पर कोई प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसीजर होता है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, ए से बी की तरफ पार्टिकल हमेशा मूव ही करते हैं। ठीक है। प्रेशर लगाए या ना लगाए, रिवर्स ऑस्मोसिस में यही होता है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। ठीक है। अगला बोला गया है कि वाटर विल मूव फ्रॉम साइड बी टू ए, यानी कि जो वाटर है वो हमारा साइड बी से ए की तरफ मूव करेगा। इफ प्रेशर ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि प्रेशर हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होगा, तो उन्होंने कहा है कि बी से ए की तरफ मूव करेगा। ठीक है। हाँ तो सही बात है, तो प्रेशर बी से ए की तरफ ही मूव करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। थर्ड देख लो जरा, वाटर विल मूव फ्रॉम साइड बी टू ए इफ प्रेशर इक्वल टू द, मतलब पार्शियल प्रेशर अगर इक्वल होगा, तो मतलब अगर पार्शियल प्रेशर के इक्वल कर देंगे वेपर प्रेशर के, सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर के, तो मतलब ये वाटर मूव होना स्टॉप हो जाएगा। वाटर ना तो ए से बी की तरफ जाएगा, ना तो बी से ए की तरफ जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। वाटर विल मूव फ्रॉम ए टू बी इफ प्रेशर इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड, यानी कि पिस्टन ए पर पराशर दाब के बराबर दाब लगाया जाए तो जल ए से बी की तरफ जाएगा। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर प्रेशर लगाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर मूव नहीं करेगा, इसका मतलब ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यानी कि बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? वी हैव 3 एक्वस सॉल्यूशंस NaCl लेबल्ड A, B and C। NaCl के हमारे 3 सॉल्यूशन हैं, 3 एक्वस सॉल्यूशन है, तीनों की कंसंट्रेशन 0.1, 0.01 and 0.001 respectively। The values of Van't factor of these solutions will be in order। ठीक है, तीनों के लिए Van't फैक्टर के देखो तीन है चैम्बर A, B और C। तीनों में हमारे पास NaCl है, यहाँ पे भी आपके पास NaCl है, वहां पे भी आपके पास NaCl है, और तीनों एक्वस सॉल्यूशन है। और अगर एक्वस सॉल्यूशन की बात करेंगे तो NaCl भी आपका ब्रेक होगा Na+ और Cl- में, मतलब 2 आयन यहाँ भी बनेंगे। एक्वस सॉल्यूशन है तो NaCl भी ब्रेक होके 2 आयन बनाएगा, यहाँ पे भी NaCl भी होके ब्रेक होके 2 आयन बनाएगा। इसका मतलब तीनों सॉल्यूशन के लिए I की वैल्यू क्या होगी? इक्वल हो जाएगी। तीनों में 2-2 आयन बन रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर IA = IB = IC, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक कवर किया है। ठीक है, और ये पूरी की पूरी NCERT एग्जाम्पल के क्वेश्चंस हैं जो कि हमने हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल यहाँ पे कंपाइल किया है। ठीक है, तो आप वीडियो को ध्यान से समझिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़िए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगी। और जो भी हमने पढ़ाया है इसकी जो PDF है वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आपको अपलोड की भी मिल जाएगी। तो टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जितने भी लिंक्स हैं वो सारे के सारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप वहां से जाकर के हमें देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।